सत्य के साथ। साउंड लॉस की श्रेणी में कोई भी आदमी जा सकता है। इलाज में देरी होती है जी, तो उसका खामियाजा इरिवर्सिबल तौर पे मरीज को भुगतना पड़ जाता है। ले जुकाम से कभी कभी कानों के ब्लॉकेज होने की समस्या लेके लोग आते हैं, तो सडन हियरिंग लॉस में स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको एक कान से कम सुनाई दे रहा है, सबसे पहले आपने तुरंत जागरूक होकर अपने डॉक्टर को दिखाना है। अक्सर आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं और हाथी के कान सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। अंग्रेजी में जिसे ई फॉर ईयर कहते हैं, आज उसकी केयर के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए देहरादून और उत्तराखंड के ही नहीं, भारत के जाने माने ईएनटी सर्जन डॉक्टर अश्विन गर्ग साहब हैं। तो हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि कानों की केयर के बारे में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और यकीन मानिए, आप जो डॉक्टर साहब से आज जानने वाले हैं उसको सुन करके आपके कान ज़रूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसी कानों की बीमारियां चल रही हैं जिसके बारे में हमें जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारा स्वागत करेंगे या हम आपका करें? एक दूसरे का कर लेते हैं। वेलकम। बहुत बड़ी बात है। हम अपनी बातचीत को इस अंदाज में करना चाहेंगे कि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा फैले और उसको लेकर के लोग पैनिक ना हो। डॉक्टर साहब, हमारा आज जो मेन पर्पज़ है वो आज आने के इसलिए आपके पास रहा है कि हाल फिलहाल के समय में कानों में सडन लॉस की प्रॉब्लम, जिसको टिनिटस कहते हैं, आपकी टर्मिनोलॉजी में जो कुछ भी हो उसको कहा जाता हो। फिलहाल हमें अपनी देसी और लेमैन के लैंग्वेज में ये पता है कि ये ईयर पिन्ना कहलाता है, बाकी असली कान का खानदान इसके अंदर है। बिल्कुल। तो कुछ आप कान के बारे में बताते हुए शुरुआत करें। कान को हम 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं जी। एक तो एक्सटर्नल ईयर, अगर आप कैमरा यहाँ ले आए तो मैं थोड़ा बता दूं आपको। जी बिल्कुल। ये है एक्सटर्नल ईयर जिसको हम देखते हैं। ये कान के एक्सटर्नल ईयर का एक हिस्सा होता है जो कान के पर्दे तक हमें पहुंचाता है। बिल्कुल। इसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। यहाँ अक्सर मैल और गंदगी इत्यादि भर जाती है, जिसको लोग छिड़ाछड़ी करके निकालने का प्रयास करके और परेशानी में पैदा कर देते हैं। इसके अंदर का जो हिस्सा है, जो आपको पीला पीला दिख रहा है, ये मध्य कान का हिस्सा है या मिडल ईयर कहलाया जाता है। और इसके अंदर जहाँ नसें और नसों से संबंधित स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम इनर ईयर कहते हैं। जी। तो कुल मिला के इतना हिस्सा तो हमें दिखता है बाहर, पर उसके अंदर ये सारा सिस्टम ईश्वर ने बहुत सुंदर रचना करके बनाया हुआ है और इन्हीं की विभिन्न बीमारियों के कारण मरीज लोग परेशान रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा जा रहा है कि ये सडन साउंड लॉस की समस्या, क्योंकि हमारे जो सीईओ साहब हैं उनको भी जब से ये हुआ है उसके बाद से हमारा तकरीबन 90 लोगों का स्टाफ है। हाँ जी। तो हम लोग इस पर लगातार खुद भी अवेयर हो रहे हैं और हमारे अखबार में भी खबरें निकल रही हैं और हम अपने चैनल पे भी हमेशा इसको वो करते हैं। तो इसके मेन कारण क्या होते हैं? ये इन्फेक्शन है या किसी लापरवाही के कारण है या किसी वायरल के कारण है? देखिए, सडन लॉस को मैं 2 श्रेणी में बांटूंगा। एक सडन लॉस जो नसों की कमजोरी की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और एक सडन लॉस जो कान में चोट इत्यादि लगने से हो सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की आप बात करना चाह रहे हैं सडन लॉस की, वो नसों से संबंधित ज़्यादा है। तो हम अपने आज की वार्तालाप को उसी से संबंधित ज़्यादा रखेंगे। उसके साथ में भी उसको फोकस करते हुए अगल बगल बता सकते हैं। तो सडन लॉस के लेके जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, उसमें सबसे कॉमन कॉज हम देखते हैं वो है कान के मैल का फूल जाना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जी, हम लोग जो है स्नान करने के लिए गंगा में गए और तब से हमें एकदम से कम सुनने लगा। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो ज़्यादातर कान के मैल के फूल जाने की वजह से होता है। आप उसको खुद मत छेड़िए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब उसके कान की सफाई करके आपको तुरंत ठीक कर देंगे। दूसरी श्रेणी आती है चोट लगने से कान के पर्दे का डैमेज होना। वो थोड़ा सा सीरियस इसलिए है क्योंकि अगर आपने उसका समय पे उपचार नहीं कराया तो वो उस कान के फटे हुए पर्दे में इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन होने की वजह से वो क्रॉनिक ईयर डिजीज में बदल सकता है, जिसकी आपको आगे जाके सर्जरी कराने की जरूरत पड़ सकती है। और तीसरी श्रेणी पहले मैं बता दूं, वो नसों से संबंधित है। इसमें कान की नसों का या तो किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया की वजह से संक्रमण, या एक बहुत कॉमन आजकल हम चीज देख रहे हैं लाउड साउंड में रहने की वजह से। जैसे डीजे, डिस्को, जागरण, या आप देखेंगे घर में प्रायः कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहता है। जी। और इलेक्ट्रॉनिक रंदे, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिलिंग मशीन, टाइल काटने वालों की जो मशीनें हैं, वो जो तेज आवाज करने वाली मशीनें हैं,
लोग उसके पास खड़े रहते हैं, घंटों के हिसाब से उसका मुआयना करते रहते हैं। हाँ। उसकी वजह से कान की नसें भी डैमेज मतलब हो जाती आमतौर पे हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं ठीक है रखते कि बिल्कुल चलो भी। काम चल रहा है, आवाजें आ रही हैं तो आ रही हैं, लेकिन दूसरी चीज है कि कितने टाइम पे ये हो जाता है, वो लक्षण आने की शुरुआत क्या होती है? देखिए, सडन साउंड लॉस की श्रेणी में कोई भी आदमी जा सकता है। उसको एकाएक पता चलेगा कि वो जिस कान से अब तक ठीक ठाक सुन रहा था, अब उससे सुन नहीं रहा। आजकल क्या है, मोबाइल का फोन हर एक आदमी करता है। जी बिल्कुल। तो मोबाइल फोन से तुरंत पता चल जाता है। पहले फोन इत्यादि घरों में होते नहीं थे तो पता नहीं चलता था, एक कान से नहीं सुन रहा तो नहीं भी फर्क सही पड़ता। बात है। आजकल तो लोग अपने आप में बहुत जागरूक हैं, और ज्यादातर इस श्रेणी में हमने देखा कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से सडन हेयरिंग लॉस ज्यादा होता है। तो उसमें 3 तरह के सिम्टम्स हम देखते हैं लोगों में। एक तो कम सुनना, एक कान में साए की आवाज, जी बिल्कुल। घूंघू की आवाज, और तीसरा चक्कर का आना। तो उल्टी भी आ सकती है? चक्कर के साथ उल्टी भी आ सकती है, सिर घूमने की इच्छा होती है, उल्टी भी आ सकती है। तो इसमें अगर आपको ये तीनों सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इसमें देर ना करें, और 24 से 72 घंटे के अंदर आपको निकटतम नाक कान गला विशेषज्ञ को तुरंत दिखा देना है, जिससे आपकी वो कान की जांच करके इस बात को डॉक्यूमेंट करे कि आपका हेयरिंग लॉस कितना है, और उसका तुरंत इलाज शुरू करे। क्योंकि इसमें अगर इलाज में देरी होती है जी, तो उसका खामियाजा इरिवर्सिबल तौर पे मरीज को भुगतना पड़ जाता है। डॉक्टर साहब आपकी बात से एक चीज़ और यहाँ पर समझ में आ रही है कि आमतौर पर आप उसको किसी खास विशेष पर्सन पर मत लीजिए कि डॉक्टर के पास हमारा मरीज गया, डॉक्टर ने कहा कि ये टेस्ट करवा के लाओ, तो डॉक्टर को क्या बोलना चाहिए कि ये करवा के लाओ, या ये तुरंत करवा के लाओ, या उसका तुरंत होना जरूरी है, या ये कितनी देर में होना जरूरी है? आमतौर पे ये कह दिया जाता है कि चलिए आप करवा लीजिएगा, तो क्या स्पेसिफिक वर्ड होने चाहिए, क्या प्रेशराइज करके बोले डॉक्टर साहब कि इसको आप तुरंत करवा के लाइए या करवा के लाते रहिए? आपने बहुत अच्छी बात इसलिए कही जी। क्योंकि आजकल जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वो ये सोचता है कि डॉक्टर कोई व्यर्थ की जांच ना मेरी करा रहा हो। जी। तो हमको उसको थोड़ा समय देके समझाना है कि भाई देखो, आप कल तक तो जो है अपने एक कान से अच्छे से सुन रहे थे, आज आप नहीं सुन रहे हैं। अब देखो, हमारे पास क्या है, एक छोटा सा यंत्र से हम कान का पर्दा दिखा देते हैं। ठीक है। क्योंकि हर एक मरीज को लगता है कि मेरे कान में तो मैल है, डॉक्टर साहब मैल है, जबकि मैल हर एक के कान में नहीं होता। ठीक है। तो हमने पहले उसको पर्दा दिखा दिया, हमने कहा भाई तेरा पर्दा ठीक है। ठीक है। पर्दा देख के मरीज को आधी तसल्ली मिल जाती है, डॉक्टर साहब मेरा पर्दा ठीक है। फिर हम उसको समझाते हैं, देख भाई तेरे को इस कान से नहीं सुन रहा है, इसका मतलब पर्दा ठीक है, तो कुछ और दिक्कत तो होगी। अब इसका आगे का स्टेप है कि आपकी नसों की जांच होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे वो टेस्ट के कुछ थोड़े बहुत पैसे होते हैं। हमें लगता है अगर मरीज को हम बड़े कन्विंसिंग तरीके से कहने की कोशिश करते हैं भाई आपके कान की जांच होनी चाहिए। कई बार मरीज कहता है डॉक्टर साहब हम फिर करा लेंगे, कहीं और जाके करा लेंगे। तो हम उनको कहते हैं भैया हम इस पर्चे में आपको लिख रहे हैं कि आपको कान की जांच की जरूरत है, कल को आपका कान ठीक नहीं होगा, इसके लिए आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि आजकल मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी हो गया। उस गंभीरता को तो आप समझ रहे हो ना, हम समझते हैं और मरीज नहीं समझता। नहीं, लेकिन आपको पता चल गया कि इसको ये होने वाला है, बिल्कुल, तो आप तो ये कहेंगे ना कि तुरंत करवा के लाओ, ये कहेंगे करवा के लाते रहना। हम तो कहते हैं क्योंकि जांच तो सब हमारे यहाँ ही होती है, हम तो मरीज को कहते हैं कि भाई आप तुरंत करवा के लाइए। हाँ, कभी कभी मरीज जो है थोड़ा सा ये शो करता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ तक होता है भाई, क्योंकि हमें तो मरीज का इलाज करना है। अगर मरीज ठीक होके जाएगा, हमारी आधी कमाई तो वही है। सच बात है। तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री बिना पैसे के भी कभी कभी करा देते हैं। सच बात है, क्योंकि हमें तो मरीज ह्यूमैनिटी की बात है, हर एक से। कुछ जेन्युइन मरीज होते हैं जो पुअर होते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्विंसिंगली उनको पहले ही दिन हमें कहना है भैया ये आप कान की जांच कराइए, इसके बिना हमें पता नहीं चलेगा आपको क्या बीमारी है। तो थोड़ा सा कन्विंसिंग होना पड़ेगा डॉक्टर को उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है कि आमतौर पे हम देखते हैं कि गले में खराश हो गई, जुकाम हो गया, तो क्या नज़ला है, जुकाम है, ये भी क्या सडन साउंड लॉस या कान की बीमारी से इंटरकनेक्टेड हैं, या ये भी कुछ सिग्नल्स हो सकते हैं कि अगर जल्दी ठीक ना हो रहा हो तो क्या चांसेस हैं कि हमको सडन हेयरिंग लॉस एक बहुत प्रोफाउंड डिग्री का तो नहीं, पर हाँ नज़ले जुकाम से कभी कभी कानों के ब्लॉकेज होने की समस्या लेके लोग आते हैं जी। पर उसमें मरीज ज़्यादा हमें ये कहता है कि जी नज़ला जुकाम हुआ था, उसके बाद एक कान या दोनों कान मुझे बंद जैसे लग रहे हैं। पर वो सुनता है, थोड़ी मफल्ड आवाज़ सुनता है, उसका कैरेक्टर आवाज़ का डिफर हो जाता है, उसकी क्वालिटी डिफर हो जाती है जी। और उसको कान में साँस की आवाज़ तब भी आ सकती है। तो उसमें हमें देखने से पर्दा पता चल जाता है कि पर्दे के पीछे बलगम वगैरह तो नहीं है जी। अच्छा, क्या जैसे एक कान में प्रॉब्लम हुई सडन साउंड लॉस पर, तो क्या इसके रीज़न ये भी हो सकते हैं क्या दूसरा कान भी प्रभावित हो सकता है? या ऐसा बहुत रेयर होता है कि दोनों कान एक साथ प्रभावित हो, पर ये तो है ही कि आज एक कान प्रभावित हुआ,
और हमने ध्यान नहीं दिया, इलाज नहीं कराया, तो 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में दूसरा कान भी प्रभावित हो सकता है। तो हेयरिंग जो ये लाउड साउंड है, एक स्लो पॉइजन की तरह से है, धीरे 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 कान के नसों को खराब करता रहता है। इस तरीके से तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। और इनफैक्ट मुझे भी आज कान के बारे में इतनी अवेयरनेस की बातें जो आप बता रहे हैं, वह भी इस पे आश्चर्य। जैसे आप देखिए चंद्रा जी, एजिंग प्रोसेस होता है ना, हाँ, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम पैदा होते हैं हमारा एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही कान में लाउड साउंड में 5 सेकंड का रहना भी उसको कुछ ना कुछ डैमेज जरूर पहुंचाएगा, चाहे वो रिवर्सिबल डैमेज हो चाहे इरिवर्सिबल डैमेज हो। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, हेडफोन लगा के लगातार गाने सुनते रहते हैं। अब हेडफोन में अगर आपका लेवल और एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। हम जब लाउड साउंड की बात करते हैं तो मैकेनिकल साउंड की बात करते हैं, ड्रिलिंग साइट्स हैं, फायरिंग है, जागरण है, डीजे है। आप देखिए लोग बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, 10-10 हज़ार वॉट के वहाँ पे स्पीकर्स लगे होते हैं। सही बात है। वो इतना ज़्यादा घातक है कान के लिए। डॉक्टर साहब, अभी एक और थ्योरी देखने को मिली थी कि ये जो इन्फेक्शन है ड्यू टू वायरस एक दूसरे से क्या ट्रांसमिट हो सकता है, कि जैसे आपके फ़ोन से मैंने बात करी और मुझे ये मैं इन्फेक्टेड हूँ और मैंने वो आपको फ़ोन दे दिया कि बात करिए, या आपके हेडफोन को यूज़ कर लिया, तो क्या इसकी भी संभावना हो सकती है? इसकी संभावना बहुत रेयर है, क्योंकि जितने भी वायरसेस हैं ये एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट से तो होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा आप पास बैठ के बात कर रहे हैं और हम 3 घंटे तक हमने बात करी और हमने मास्क नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप जब बोल रहे हैं तो आप कुछ द्रव छोड़ रहे हैं, आपके सांस से कुछ हवा निकल रही है, उसमें वायरसेस होते हैं जी। तो उससे तो दूसरा आदमी संक्रमित हो सकता है, पर सिर्फ हेडफोन शेयर करने से और फोन शेयर करने से इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ट्रीटमेंट में हमने देखा कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन और वो दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, तो इसका शरीर पर और क्या प्रभाव पड़ सकता है स्टेरॉइड का? देखिए स्टेरॉइड जो है एक दुधारू तलवार की तरह से है, जिसका अत्यधिक रूप से लेना भी खतरनाक है और ना लेना भी खतरनाक है। तो ये आपने अपने डॉक्टर पे भरोसा करके लेना है। स्टेरॉइड्स क्यों बदनाम हुए मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि डॉक्टर ने तो लिखे 5 दिन के लिए और आप वही पर्चा लेके केमिस्ट के पास 3 महीने से जाते रहे और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई खाते रहे, वो नुकसानदेह है। पर मेडिकल सुपरविजन में स्टेरॉइड्स ज्यादातर केसेस में फायदा ही करते हैं, नुकसान नहीं करते। तो सडन हियरिंग लॉस में स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उस डैमेज नस को हमें रिकवर करना है किसी भी हाल में। हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, जो हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, जिनको कैंसर किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनको हम लो डोज में स्टेरॉइड देते हैं और उनके कान में डायरेक्टली स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे कि उनके बाकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स ना हो। मतलब इसकी भी आप एक कोई मियाद तय करते होंगे ना, कितने ड्यूरेशन तक, कितने टाइम तक, कितने महीने तक, कितने दिन तक लेना है? हम कोशिश करते हैं राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम पेशेंट को स्टेरॉइड्स दें और उसको टेपरिंग डोज में स्टेरॉइड दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि किसी को हो गया SSL, सडन साउंड लॉस, तो फिर इसके उपचार क्या क्या है और दूसरी और अल्टरनेट थेरेपीज में क्या हो सकती है, मददगार साबित हो सकती है? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको एक कान से कम सुनाई दे रहा है, सबसे पहले आपने तुरंत जागरूक होकर अपने डॉक्टर को दिखाना है। आप अगर 24 से 72 घंटे के बीच आ गए और आपको स्टेरॉइड्स हम लोगों ने शुरू कर दिए, तो 80% चांसेस हैं आप रिकवर कर जाएंगे। इमीडिएटली रिकवर नहीं करेंगे, 2 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते का समय है रिकवरी का। इसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि स्टेरॉइड देने का और दूसरा रूट भी है कि हमने इंजेक्शन के फॉर्म में आपको स्टेरॉइड दे दिए। तीसरा इसमें एक और नया ट्रीटमेंट है, जिसको हम कहते हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। ये एक किस्म से ऑक्सीजन थेरेपी होती है, जिसमें मरीज को हम एक बंद कमरे में हाई इंटेंसिटी हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के चैम्बर में रखते हैं और उसको 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक उसमें रखा जाता है और ऐसे कई सेशन हमें देने पड़ते हैं। तो दवाओं द्वारा, इंजेक्शन द्वारा और हाइपरबेरिक ऑक्सीजन द्वारा 80% मरीज ठीक हो जाते हैं। मान लीजिए एक मरीज 3 महीने बाद आया, 6 महीने बाद आया कि भाई अब तो डॉक्टर साहब हम दवाओं से, या वो 10 जगह दवा करा चुका है, वो ठीक नहीं हुआ, तो ऐसे में एक तो एक खास किस्म की सुनने की मशीन होती है, इसको कहते हैं क्रॉस का मतलब होता है कॉन्ट्रालेटरल रूटिंग ऑफ सिग्नल्स। तो मान लीजिए एक मरीज एक कान से डेड है, मान लीजिए राइट ईयर से डेड है, तो उसको राइट ईयर की तरफ से सुनाई नहीं देगा। तो जो कॉन्ट्रालेटरल रूटिंग ऑफ सिग्नल्स में क्या करा जाता है कि राइट ईयर में एक इक्विपमेंट लगाया जाता है छोटा सा, और यहाँ रिसीवर की तरह वो काम करता है और इस तरह से जो आवाजें आती है उसको लेफ्ट कान से सुनाता है। तो थोड़ा बहुत उसकी भरपाई हो जाती है। एक और सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। वो एक किस्म से एक मशीन है जो सर्जरी करके कान के नस में इम्प्लांट की जाती है। वो भी इसका
एक उपचार है। मतलब सर्जरी का यही प्रोसेस है, सर्जरी अगर होगी तो इम्प्लांट की जाएगी वो इम्प्लांट की मशीन होगी। या वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इन दो के अलावा इसका कोई और विकल्प नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब मरीज़ बहुत लेट कर देता है तो और इस बीमारी को जब झेलते रहता है तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता होगा। मान लीजिए किसी मरीज के कान में साए साए की आवाज़ आ रही है। बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब सुनाई ना दे कोई बात नहीं, सही बात साए है। साए की आवाज़ बंद कर दो। हाँ, ये लगातार क्योंकि वो- गूंजते रहना, बजते हाँ। रहना, सोते उठते बैठते जागते। एक कान में आपकी आवाज़ बज रही है, वो तो आपको पागल ही कर देगी ना। हाँ। तो बहुत सारे मरीज डिप्रेशन का शिकार होते सही हैं। बात है। अब डिप्रेशन की वजह से उनको रात को नींद नहीं आती, नींद ना आने की वजह से अगले दिन उनको जो है और साए साए की आवाज़ आती है, तो एक विशियस साइकिल बन जाती है। तो इसके लिए हम कभी कभी मरीजों को हमें एंटी डिप्रेसेंट्स भी देने पड़ते हैं। हमारे जितने साइकेट्रिक कोलीग्स हैं उनके पास बिल्कुल। पेशेंट को भेज के बिल्कुल। उनका मानसिक काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग कराना पड़ता है। और आजकल एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको हम कहते हैं टिनेटस मास्कर। ओके वो एक थेरेप्यूटिक नॉइज जनरेटर होता है। जी तो जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आपको अंदर से आ रही है, जी। उसी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ बाहर से देके उस आवाज़ को दबाया जाता है। तो ये सब थेरेपी हैं जो हेल्प करती हैं पेशेंट को। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीज के साथ साथ आप उनके घर वालों की भी कुछ काउंसलिंग करते हैं कि इनकी क्या देखभाल करनी चाहिए या उनके साथ में किस तरीके से पेश आएं ताकि ये बीमारी हील होने में। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे मरीजों को बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कैसे इस बीमारी से लड़ेंगे। हालांकि कुछ आजकल दवाइयाँ भी हैं जो चीज़ों को, टिनेटस को कम करती हैं। बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी इनका ध्यान रखना चाहिए, इनको प्रॉपर समय पे दवाइयों का ध्यान रखना है और इनके साथ सहयोग करना है। इनको रिवोल्ट नहीं करना कि भाई आपको तो ये बीमारी हो गई, ये आपकी गलती से हुई। अब मरीज से गलती तो हुई और डॉक्टर के पास नहीं आया, पर एक समय के बाद हमें एक सपोर्टिव माहौल बना के रखना है जिसमें डॉक्टर और परिवार वालों का सहयोग बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, दवाई से एक बात ध्यान आई कि जब आप लोग दवा देते हैं तो ये कहते हैं कि इसे खाली पेट खाना। तो एक तो ये खाली पेट का मतलब क्या है, दूसरा कहते हैं कि खाने से पहले खाना और फिर खाने के बाद खाना। तो इन सबके मतलब लेमैन की भाषा में क्या है और कितनी कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। और ये क्यों कहा जाता है? कुछ दवाइयाँ खाने से पहले इसलिए दी जाती है क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन एम्प्टी स्टमक ज़्यादा अच्छा होता है। ओके। और कुछ दवाइयाँ खासकर जैसे एंटीबायोटिक्स है वो खाने के बाद दी जाती है क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन खाने के बाद ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम मरीजों को स्पेसिफाई कर देते हैं भाई ये दवाई खाने से आधा घंटा पहले खानी है। खाली पेट का मतलब है सुबह उठते ही साथ आप दवाई खा लो। जैसे थायराइड की गोली नॉर्मली खाली पेट दी जाती है। कुछ कान में आवाज़ें कम करने की दवाई भी हम लोग कहते हैं खाने से पहले खाओ। तो उसका मतलब होता है खाना खाने से या भोजन से आधा घंटा पहले। कोई मरीज कभी कोई भूल जाता है दवाई खानी, तो हम कहते हैं भैया आपने अगर भूल गए हो तो उस दवाई को आप खाने के 2 या 3 घंटे बाद खा लीजिए। तो आगे से आपके कान में अगर कोई बात हो तो नीम हकीम खतराए जान से आपकी मुलाकात ना हो, क्योंकि उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में कानों के माहिर डॉक्टर सर्जन ENT सर्जन डॉक्टर अश्विन गर्ग आपके साथ में हमेशा आपकी देखभाल के लिए, आपके कानों की देखभाल की समस्या के निदान के लिए मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ न्यूज़ वायरस नेटवर्क के लिए देहरादून से मैं मनीष चंद्रा। सत्य के साथ।